बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 728 मुलाहिज़ा फरमाएं। अकबर खान बहुत ज़हीन और बड़ा शिकारी था। उसके साथ मिल गया था दिलावर जैसा पुराना शिकारी। आपस में मिलकर उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। ये बाद में मालूम होगा कि उन्हें खलीफा कीकर को अपने रास्ते से हटाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी, लेकिन ये काम उन्होंने हमारे ज़रिए किया। बंदूक हमारे कंधे पर रखी। पेड्रो ने अनाड़ी किस्म के बदमाश फराहम किए। दिलावर ने मुआवजा अदा किया। उन्होंने कहा कि हम कीकर हैं और हम राबिया को उठाने आए हैं। जैसे मैंने खलीफा की आंखों में हवस की चमक देख ली थी, ऐसे ही अकबर खान ने भी देखी होगी। उसने जाली कीकरों को समझाया कि वो राबिया को उठा लें, खुद को कीकर कहें, जीवे कीकर के नारे लगाएं और इस काम का मुआवजा इतना बड़ा होगा कि वो तैयार हो गए। अब मुझे यकीन है कि अकबर खान और दिलावर ने उन हमला आवरों को भी गलत फहमी में मरवा दिया। उन्हें यकीन दिला दिया कि मुज़ाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन खुद उन्हें मालूम होगा कि वो मारे जाएंगे। हमको जितनी अच्छी तरह दिलावर जानता था, वो जाली कीकर नहीं जानते थे। उन्हें यह भी गलत बताया गया कि हम मुसल्ला नहीं होंगे। नौकरों से शायद कहा गया होगा कि आज रात कोई ज़बरदस्ती घर में घुस आए तो शोर हंगामा मत करना। वो हुक्म के गुलाम, उनकी क्या मजाल। जो पूछें कि आने वाले कौन होंगे और क्या करेंगे। काजी के घर के चूहे हैं ना, सियाने तो थे, खामोशी से लेटे रहे। मारे गए वो बेचारे जिनको दौलत की चमक ने अंधा कर दिया था। उन्हें बदमाश होने का जोम भी होगा और पैसा भी बहुत मिल रहा था एक मामूली से काम का। ये तो काम में हाथ डालने के बाद पता चला होगा कि वो फंस गए हैं। 4 मारे गए, 2 पकड़े गए। अकबर खान को उनके शिकवाई शिकायत का मौका ही नहीं दिया और ना उनकी सुनी। उनके हाथ पैर बांध के उसी तरह मोरे बल्ब खलीफा के सामने ले जाया गया। वहाँ भी उन्होंने बाद के खतरात को पेश नज़र रखते हुए अकबर खान या दिलावर खान पर कोई इल्ज़ाम नहीं आयद किया। उन्होंने हमें मुजरिम बना दिया। वो कीकर थे ही नहीं तो खुद को कीकर कैसे मानते। खलीफा कीकर खुद अकबर खान के फैलाए हुए जाल में गिरफ्तार हो गया। वो तय कर गया था कि उसकी जाली खानका की ईंट से ईंट बजा देगा और उसकी तैयारी पूरी थी। उसने बहाना बना लिया कि तुमने राबिया को उठवाने के लिए मेरे घर में अपने मुरीदों को भेजा और मैं पठान हूँ। मेहमान की इज्जत पर हाथ डालने वाले की ऐसी तैसी करना मेरा फर्ज है। उसने ये फ़र्ज पूरा किया और अब सूरत-ए-हाल ये है कि हम हर तरफ से चौधरी दिलावर, उस्ताद पेड्रो और अकबर खान के दोस्ताना रवैये और एहसानात से ज़ेरे बार हैं। तुम अखबार की पेशकश कबूल कर चुके हो। खलीफा कीकर के सारे मुरीद भी हमारी जान के बदतरीन दुश्मन होंगे। ऐसे लोग जो रूहानी अकीदत रखते हों, बड़े जुनूनी होते और पीर साहब के हुक्म के बगैर भी उनकी खातिर जान देने को ऐन सादत तसव्वुर करते हैं। उनमें न जाने कितने ऐसे होंगे जो हमें मार के जीवे की करके नारे लगा के फांसी चढ़ जाना पसंद करेंगे। हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं और आगे भी पैदा होंगे कि बिलाखिर हमारे लिए चौधरी दिलावर से मुसाहलत नागज़ीर होगी। हम अकबर खान का सहारा देंगे या उस्ताद पेड्रो से मिल जाएंगे। ये एक मुसल्लस है। हम इस तकून के किस कोने पर कदम रखेंगे, ये फैसला होने तक कुछ नहीं होगा। उस्ताद पेड्रो, दिलावर और अकबर खान खामोशी से नताइज का इंतज़ार करेंगे। हमें अगली चाल चलने से पहले बहुत सोचने की ज़रूरत है। तरीक़े जंग 2 ही हैं, खुली जंग या गोरीला जंग। मगर एक तीसरा तरीका वो है जिसमें जंग किसी को नज़र नहीं आती, महसूस भी नहीं होती, लेकिन जारी रखी जा सकती है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसी जंग का फ़लसफ़ा है। मैंने खुलकर वाक़यात और हालात का तज्ज़िया कर दिया और वो सब कह दिया जो मेरे दिल में था, लेकिन यही सब कुछ दूसरों के दिल में भी था। मुख्तलिफ ख़यालात, नज़रियात, एहसासात, अंदेशों के गैर मरबूत टुकड़े थे जिनके बारे में सब सोचते थे। बहुत सी बातें ज़हन में आती हैं, लेकिन वहम, शक या वसवसे गैर मुबहम ख्याल का अक्स बन के और मुंतशिर परछाइयों की तरह हर एक के पास एक पजल सूरत-ए-हाल का पीस था जो आपस में सेट होकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। मैंने उन्हें जोड़ दिया था और असल सूरत-ए-हाल इम्कानात की हद तक वाज़ेह होकर सामने आ गई थी। उस वक्त जब मैं अपना तज्ज़िया पेश कर रहा था, गालिब संजीदगी से गौर व फिक्र में डूबा हुआ था और एक एक लफ्ज़ को अपने ज़हन में परख रहा था, तोल रहा था, जांच रहा था। उसके मुस्बत मनफी पहलू देख रहा था और उससे हासिल होने वाले नताइज का मुआजना अब के हालात से कर रहा था। खुद नादो भी पूरी तरह मुतवज्जो थी और यही वजह थी कि किसी भी जगह गालिब और नादो ने इख्तलाफ राय नहीं किया
और इस इख्तलाफ को बुनियाद बना के एक दूसरे से लड़ना शुरू नहीं किया। उन सबसे अलग रद्द अमल राबिया का था, जो महवियत के साथ एक पुरमुसरत एहसास तफाकुर के साथ मुझे यूं देख रही थी जैसे कोई अपने घर में आवेजा मुसव्वरी के किसी शाहकार पर जबान से कुछ ना कहे मगर जज्बात से बता दे कि ये तख्लीक जुगदाई या ज़ैनुल आबदीन की सही मगर है तो मेरी। एक इंतहाई संजीदा माहौल में इंतहाई नाजुक और अहम मौजू पर इज़हार ख्याल करते हुए मैंने राजदारी के बुनियादी असूलों को नज़रअंदाज नहीं किया था। मैंने कई बार खिड़की खोलकर नीचे झांका और बंद दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में देखा कि अकबर खान या उसका कोई जासूस हमारी बातें तो नहीं सुन रहा है। इस कमरे में खुफिया माइक्रोफोन की मौजूदगी के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था मगर खुसूसी आलात के बगैर इनका सुराग लगाना मुहाल था। कमरे की आराइश के असबाब में हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ ना थी जिस पर शक किया जा सकता। उसके बावजूद हम सर जोड़े बैठे थे और मैंने तकरीबन सरगोशी में कहा, मेरे तजिए से किसी को इख्तलाफ तो नहीं, लेकिन यकीनन नहीं था। नाज़ो ने तो सबसे पहले दो टोक अल्फाज में कह दिया, मुझे तुमसे 100% बल्कि 101% इत्तफाक है और इसीलिए मैं कहती हूँ चलो। राबिया ने कहा, तुम क्या कहती हो गालिब? मैं अपनी ज़ाती अकल रखता हूँ इसलिए फ़ौरन इत्तफाक नहीं कर सकता मिस नाज़ो की तरह। गालिब ने कहा, तुम इख्तलाफ कर ही नहीं सकते। नाज़ो ने कहा, क्यों नहीं कर सकता? ज़बरदस्ती है। गालिब ने तेवरी चढ़ा के कहा। नाज़ो ने आस्तीन चढ़ा ली, हाँ है, तुम इख्तलाफ करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो। कोई जमहूरियत नहीं है यहाँ, तुम्हारी हुकूमत भी नहीं है। नाज़ो ने चिल्ला कर कहा, ऐसे नहीं मानोगे तो पहले मैं रूठ जाऊंगी, फिर रोने लगूंगी ज़ारों की तार। आ गई ना औरत के ऊंचे हथकंडों पर, मगर तुम्हारे आंसुओं से मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकता। रो के भी देख लो, मैं रुला के क्यों ना देख लूँ। वो उठ खड़ी हुई, मेरे रुकने से पहले उसने छलांग लगाई। गालिब बेड के नीचे घुस गया और शोर मचाने लगा, यार ये क्या गुंडागर्दी हो रही है सिकंदर? पागलपन का दौरा पड़ गया इस भूत की बच्ची को। ईमान से मेरे सुसर तो ऐसे शरीफुल नफ्स भूत है, मैं आज ही नोटिस दे दूंगा उन्हें कि मुझे तो माफ करो, शायद जिन्नात के पल्ले बांधो इसे। नाज़ो बेड के नीचे भी घुस जाती मगर मैं और राबिया दरमियान में खाइल हो गए थे। चुनाचे गालिब नीचे से ही बोलता रहा, आखिर कब तक नहीं निकलोगे बाहर? नाज़ो ने कहा, निकलूंगा जब तुम माफी मांगोगी, हाथ जोड़ के नाक रगड़ोगी मेरे जूतों पर, वरना सूरह इसराफील पर भी नहीं निकलूंगा। गालिब बोला। मैंने नाज़ो को एक तरफ हटा दिया, चलो इतना गुस्सा काफी होता है। राबिया ने कहा, इसने तो खुद ही साबित कर दिया कि तुमसे कितना डरता है। अरे बाबा बाउले कुत्ते और बोझ से तो हर शरीफ आदमी डरता है। गालिब ने नीचे से निकल कर कहा, नाज़ो तो पक्की सहेली है मेरी, इससे कौन डरता है? हमारा आपस में मजाक चलता है, क्यों नाज़ो? जैसे तुम मेरी सहेली हो ऐसे ही मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ कि नहीं? नाज़ो हंस पड़ी, बहुत ढीठ हो तुम भी। बी का मतलब है कि सिकंदर तो खैर है। शाम तक तकरीबन 3 घंटे से हम अपने कमरे में थे और यूं लगता था इतनी बड़ी कोठी में बस हम ही हैं, हमारे सिवा कोई भी नहीं है। ना हमारे मेज़बान का कुछ पता था, ना किसी नौकर ने आके झांका था। मुझे और गालिब को चाय की सख्त तलब महसूस हो रही थी। राबिया और नाज़ो ने हमारी ख्वाहिश की तकमील से साफ इनकार कर दिया था। ये कोई मंदिर का या यूसुफ का घर नहीं है कि मैं अपना घर समझ के घुस जाऊं किचन में और चाय बना लाऊं। नाज़ो ने कहा, मुझे तो डर लगता है, अजीब आसेब ज़दा और पुरअसरार किस्म का माहौल है। राबिया बोली, इतने बड़े घर में रौनक के आसार तक नहीं, कब्रिस्तान जैसी खामोशी रहती है हर वक्त। घर में घर वाले ना हो तो वो मकान नहीं, भूतों का डेरा लगता है। आखिर इस शख्स का घर कहाँ है? कुछ लोग घर का रोग नहीं पालते। तुम्हारी मुराद बीवी बच्चों वाले घर से है ना? गालिब ने कहा, खानदान, महल्ला, शहर, वतन, उनका किसी से कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं होता, सारी फिक्रों से आज़ाद रहते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? राबिया ने कहा, अपना अपना अंदाज़े फिक्र है। अकबर खान शायद इन सब की ज़िंदगी को रिवायती कैद शरीयत समझता होगा, जो अपनी आज़ादी को बारज़ा और रग़बत और बाकायमो होशो आवाज़ सिर्फ एक औरत और उसकी पैदावार पर कुर्बान कर देते हैं और तमाम फिक्रों को ही खुशी समझते हैं। मैंने कहा, देखो यार, किसी नौकर को बुलाने के लिए यहाँ कोई काल बैल किस्म की चीज़ नहीं है। नाज़ो बोली, ये टेलीफोन है या इंटरकॉम? मैंने रिसीवर उठाकर देखा, इसमें टून नहीं थी। हद होगी यार, ये इंटरकॉम ही तो है। अब पता नहीं कौन सा नंबर किसका है। गालिब ने कहा, एक नंबर यकीनन अकबर खान का होगा, तुम 9 नंबर से शुरू करो।
मैंने नो की आदत वाले बटन को दबाया। हल्की सी मौसीकी चंद सेकंड बजी। फिर किसी ने कहा, यस सर। मैंने कहा, यह कौन सी जगह है? मेरा मतलब है तुम कौन हो? आप हुक्म करें सर। मुझे किचन का नंबर दो, चाय चाहिए, ऊपर गेस्ट हाउस में 7 नंबर है सर। मैं कह देता हूँ। अकबर खान साहब कहाँ हैं? मैंने कहा, 1 नंबर पर बात कर लें। थैंक यू, मैंने कहा और लाइन काट के 1 नंबर का बटन दबा दिया। फिर चंद सेकंड नरम घंटियां सी बजती रहीं। फिर एक मुतरन्नम, शाइस्ता और मीठी आवाज वाली लड़की ने कहा, यस। उसे सर नहीं कहा था, जिससे साफ वादे था कि जब उसे कोई कॉल करता था तो वो निचले या कमतर दर्जे का मुलाजिम होता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अकबर खान की पर्सनल सेक्रेटरी या वेरी पर्सनल अफेयर हो सकती थी। मैंने कहा, ये अकबर खान कहाँ है? तुम कौन हो? उसने अंग्रेजी में पूछा, मगर बहुत मोहतात लहजे में। ये पूछने वाली तुम कौन हो? मैंने भी अंग्रेजी में खासी रौनत और बेनियाजी का अंदाज पैदा करके कहा, उसकी वाइफ या मिस्ट्रेस। आप गालबन गेस्ट हाउस से बोल रहे हैं सर। आई एम सॉरी। वो बौखला गई। अकबर खान साहब बाहर गए हुए हैं, रात तक वापस आएंगे। मैंने रिसीवर रख दिया। कमाल है, नौकर चाकर सब मौजूद हैं। एक बहुत ही सीक्रेट किस्म की सेक्रेटरी टाइप चीज भी है। उसके बावजूद घर में उल्लू बोल रहे हैं। 3 घंटे से एक ही कमरे में। कालिम ने कहा, अकबर खान फिर गायब है। मैंने कहा, अब पता नहीं किस चक्कर में निकला होगा। वैसे तो उसके 100 चक्कर हैं। इससे पहले कि हम किसी नए चक्कर में पड़े, क्यों ना हम निकल जाए। नाजो ने कहा, जब वो हमें बताए बगैर कहीं जा सकता है तो हम भी आज़ाद हैं। राइट, हम आज़ाद हैं या नहीं ये भी मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, हम जाके फिर आ सकते हैं, लाहौर जाके फ़ोन पर बात कर सकते हैं। गाली बोला, उसे बता सकते हैं कि हमें अचानक जाना पड़ा, हम वजाहत के पाबंद नहीं हैं। जाना था चले गए। अकबर खान होता तो उसके बता जाते। राबिया बोली, उसके आने से पहले निकल चलो। नाजो बोली, खामोशी से। डरने की क्या बात है, हम चोरों की तरह क्यों जाएं? बता के जाएंगे। मैंने कहा, वैसे बताना भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं। इसकी मजाल है जो हमसे पूछे कि कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। गालिब ने कहा, खुद अकबर खान पूछे तो हम साफ कह सकते हैं कि जाननुम में जा रहे हैं, हमारी मर्जी। तुमको क्या परेशानी है? नाजो हंसी। मुझे चूहों की वो मीटिंग याद आ रही है जिसमें बिल्ली के गले में घंटी बांधने की करारदाद पेश की गई थी। सिकंदर, सुना तुमने? कितनी बेइज्जती हुई है तुम्हारी। तुम्हारे बहादुर और शेर से ज्यादा दलेर आबो इताद की अरवा तड़प उठी होंगी तुमको चूहा कहने पर। गालिब अफसोस से सर हिलाने लगा। मैंने कहा, तड़प तो तुम रहे हो, क्या तुम मेरे आबा इताद की रूह हो? एक खादिम ने दरवाजे पर नाक किया और चाय की ट्राली अंदर छोड़ गया। चाय और कॉफी के साथ ताज़ा फल, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स बड़े सलीके और वापर मिकदार में सर्व किए गए थे। ये ड्राई फ्रूट तो मैं जेब में डालूंगा, माजरत के साथ, कालिम ने कहा और नमकीन पिस्तों की प्लेट उठा ली। नाज़ुन उसे डांटा, रखो प्लेट। कालिम ने प्लेट खाली करके रख दी। ये मैं रास्ते में खाऊंगा, खबरदार जो किसी ने मुझसे एक दाना भी मांगा। मैंने दूसरी प्लेट उठा के काजू को अपनी जेब में मुंतकिल किया। अच्छा आइडिया है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? राबिया बोली। गारी बोला, तुम्हारी नाक कटवाने के काम कर रहे हैं हम नदीदे लोग। उसी वक्त इंटरकॉम का बजर बोला। मैंने रिसीवर उठा लिया। मेरा ख्याल था शायद अकबर खान आ गया हो, मगर नंबर चौकीदार ने मिलाया था। मैं गेट से बोल रहा हूँ सर। चौकीदार, वो लड़का जो अखबार डालता है इधर, वो बोलता है कि आपने अखबार के पैसे नहीं दिए थे सुबह। ठीक बोलता है, उसे ऊपर गेस्ट हाउस में पहुंचा दो। यस सर। और चौकीदार, तुम तो कल कत्ल हो गए थे ना? जी, आप क्या बोला सर? कल रात तुम कहाँ थे? मैंने कहा, हमको साहब छुट्टी दिया था, हम अपना बीबी के पास गया था हॉस्पिटल, अपना नया बच्चा को देखने के लिए। तुम साहब को बता के गए थे कि रात को लौट कर नहीं आओगे? रात को कैसे आता सर? लॉरेंसपुर से। मैंने रिसीवर रख दिया। अकबर खान का चौकीदार कल रात छुट्टी लेकर गया था। लॉरेंसपुर में उसकी बीवी के हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ था। वो रात को लौट के आ ही नहीं सकता था, फिर वो कत्ल कैसे हो सकता था? ऐसा सोचने की बात। चांद को लेकर आ रहा है चौकीदार। चाय पीते हुए हमने अकबर खान की साजिश की तफसीलात का मज़ीद पोस्टमार्टम किया। चौकीदार के बयान से मेरे शुबहात की तस्दीक हो गई थी। उसने खुद ही रास्ता खुला छोड़ा था, लेकिन हमारे सामने उसने गलत बयानी से काम लिया था।
जब 10 मिनट तक कोई ऊपर नहीं आया तो मैंने 7 नंबर दबाया। यह किचन का नंबर था। यस सर। गेट का नंबर क्या है? मैं गेस्ट हाउस से बोल रहा हूँ। नंबर 8 सर। थैंक यू, मैंने कहा और 8 नंबर दबा दिया। हल्की हल्की आवाज़ में घंटी जैसी म्यूजिक की आवाज़ आती रही। रिसीवर किसी ने नहीं उठाया। मैंने लाइन काट के दोबारा कोशिश की। अभी 1 मिनट पहले चौकीदार ने मुझसे बात की थी और अब कोई जवाब देने वाला ना था। एकदम मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। वो अखबार फरोश लड़का शान भी ऊपर नहीं आया था। 10 मिनट उसे ऊपर पहुंचने के लिए बहुत काफी थे। 2 मिनट में खुद चौकीदार उसे गेस्ट हाउस तक छोड़ के जा सकता था। रास्ते में किसी ने चौकीदार को रोक लिया या शान को? सवाल ये था कि किसने और क्यों। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ। चलो हम जा रहे हैं। इसी वक्त नाजू सबसे पहले खड़ी हो गई। मैं तो तैयार हूं। गालिब ने कहा, क्या हुआ? शान ऊपर क्यों नहीं आया? चौकीदार कहाँ है? मैंने कहा, यह गेट पर पहुंच के मालूम होगा। पहले भी मालूम हो सकता है। मैं और गालिब आगे निकले। हमसे चंद कदम पीछे नाजू के साथ राबिया कदम मिला के चलने लगी। बज़ाहिर सब मुतमईन और पूरे एतमाद थे, मगर शान के ऊपर ना पहुंचने से मेरे दिल में खलश सी पैदा हो गई थी और ये खलश दूसरों के दिल में थी तो उनकी सूरतों से भी आया थी। एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरे कदम बेइख्तियार रुक गए। मैंने एक आवाज़ सुनी जो हम में से किसी के लिए भी अजनबी नहीं थी। ये अकबर खान की आवाज़ थी। अभी चंद मिनट पहले ही मुझे बताया गया था कि वो कहीं गया हुआ है और उसके राज से पहले लौट आने का कोई इम्कान नहीं है, मगर वो तो घर में मौजूद था और ना जाने किससे बातें कर रहा था। फिर इससे ज़्यादा हैरत मुझे दूसरे शख्स की आवाज़ सुन के हुई, क्योंकि ये दूसरा शख्स खुद मैं था जो अकबर खान से बातें कर रहा था। मेरे कान खुद अपनी आवाज़ से धोखा खाने वाले नहीं थे और एक मैं ही क्या, मेरे साथ ये आवाज़ राबिया और नाजो भी सुन रही थी और गालिब भी सुन रहा था। किसी से कुछ पूछे बगैर बात सबकी समझ में आ चुकी थी। अभी कुछ देर पहले मैंने जो तवील तकरीर की थी और जिसमें उस्ताद पैड्रो चौधरी दिलावर और अकबर खान की मिली भगत से होने वाली साजिश के ड्रामे का तफसीली तजिया किया गया था, अकबर खान उसी की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। मेरी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ वाज़ेह हो गया था। मुझे याद था कि कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था। किसी नामालूम मुकाम पर पोशीदा खुफिया आले ने उसको टेप रिकॉर्डर तक पहुंचा दिया था और अब ये सारी बात हमेशा के लिए महफूज हो चुकी थी। शायद उन सब तक पहुंचाने के लिए जिनके नाम मैंने असल सूरत हालात की अक्कासी करते हुए इस्तेमाल किए थे। मैंने ऊँटों पर उंगली रख के सबको दबे पाँव आगे बढ़ने का इशारा किया। मुझे ये एहतियात ला हासिल महसूस हो रही थी। मेरे दिल में यह ख्याल ज़रूर आया था कि इतनी राजदारी से हमें धोखा देकर हमारी गुफ्तगू सुनने वाला क्या हमें देख नहीं रहा होगा। खौफ के आसार नाजों से ज़्यादा राबिया की सूरत पर आया थे। अभी हम चंद कदम ही चले थे कि हल्का सा खटका हुआ और एक दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मैंने एक शोले मुजस्सम को रूबरू देखा। आतशी सुर्ख पैरहन से निकलती उसके बदन की गुलाबी आंच किसी भी मर्द को, अकल व होश को, उसकी समझ को खाकस्तर कर सकती थी। सरसराते रेशम की मैक्सी के नीचे उसके मौज दर मौज बदन के नशीबो फराज का हर तलातुम इंतहाई हेजान खेज था। बगैर आस्तीन की मैक्सी का गिरेबान भी इतना कुशादा था कि मरमरी शानों तक ढलकने पर आमादा नजर आता था, लेकिन ढलकता नहीं था और तशनैदी निगाहों की प्यास बढ़ा देता था। उसकी तराशीदा सुनहरी जुल्फे उन शानों पर आके शोखी से फिसलती जा रही थी और तसव्वुर में वो नरम रेत के साइल आते थे जिनको सुबह शाम समंदर के रंग की आहिस्ता आहिस्ता खराम मोजें चूम रही हों। कमर से नीचे मैक्सी में दोनों जानिब चाक थे। जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो घुटनों से ऊपर उसकी टांगों का उजलापन जरा सी देर के लिए चलका। शायद उसकी उम्र 40 साल हो, मगर उसके शुबाब में 30 साल की भरपूर औरत की सरकशी थी तो हुस्न में 20 साल की लड़की की ताजगी और शगुफ्तगी थी। वो एक ऐसी औरत थी जो होश संभालते ही जान लेती है कि कुदरत ने उसे हुस्न शुबाब की लामहदूद कुव्वत तस्खीर रखने वाला असलहा इतनी फराख दिली से अता किया है, मगर वो अपनी जहानत से वाह वाह की तरबियत हासिल कर लेती है और अपनी फतूहात को अपना हक समझते हुए दिलों को मुती कर जाती है, इस यकीन के साथ कि वो चाहे तो पत्थर के बुत भी उसके आस्ताना हुस्न पर सजदाए रेज़ हो जाएं। मुझे एतराफ़ करना पड़ता है कि इससे ज़्यादा हसीन, मुकम्मल और ख़तरनाक औरत से मेरा कहीं वास्ता ना पड़ा था। अकबर खान जैसे शख्स की दाश्ता ऐसी ही हो सकती थी, लेकिन साफ जाहिर था कि इस औरत के लिए अकबर खान भी एक सीढ़ी है
ऊपर जाने के लिए उसके कदम नीचे बहुत सी सीढ़ियों को रोंद चुके थे। इखलाक व शराफत, इस्मत व इफ़्फ़त की मुरव्वजा इक़दार का उसके नज़दीक कोई मफ़हूम व मकसद ना था। ऐसी वो औरत थी जिसने कैनेडियन फैमिली के दिल जीतने के लिए अपने हुस्न व शुबाब का सारा खजाना लुटा दिया, मगर वो अमेरिका की फर्स्ट लेडी ना बन सकी। तख्त का ख्वाब देखने वालों को तकदीर धोखा दे तो उनका अंजाम तख्ते पर होता है, लेकिन जुआ खेलने वाले हारने की कब सोचते हैं। मेरा और गालिब का उसकी हुस्न की चकाचौंध और उसके अंदाजे बेहिजाबी से मुतासिर होना एक फितरी सी बात थी। धूप कितनी ही उजली हो, वेल्डिंग का शोला पल भर के लिए निगाहों को जरूर खैरा कर देता है, लेकिन आसिद और शक की फितरत रखने वाली औरत किसी से मोहब्बत भी करती हो तो किसी मुंतकी वजह से भी मुतमईन नहीं होती। मैं और गालिब कुछ शाक की कैफियत में थे, जिसे राबिया और नाज़ो ने महवियत समझ लिया। उस वक्त तो उन्होंने सिर्फ माथे पर नागवारी के आसार पैदा करके हमें घूर के खबरदार कर देना काफी समझा, मगर बाद में बहुत कुछ कहा जो मैंने और गालिब ने खंदे पेशानी और फराग दिली यानी डिठाई के साथ बर्दाश्त भी किया। मेरा नाम रोजीना है। दरवाजे के फ्रेम में तस्वीर हुस्न बनी हुई अकबर खान की सेक्रेटरी ने मुस्कुरा के कहा। हमारे रद्द अमल पर उसने कोई तबसरा नहीं किया और किसी हैरानी का इजहार नहीं किया। ये सब उसके लिए मुतवक्के था। रोजीना उर्फ रोजी, रोज यानी गुलाब। गालिब ने बुकला के कहा। मैं भी दूरे सदमे से दो चार था। एक तो हम सब चोरी चोरी फरार होते पकड़े गए थे, फिर पकड़ने वाली भी पुलिस नहीं थी, रोजीना थी, जिसके पास हथकड़ी से ज्यादा मौसर उसके हुस्न का जाल था। मैंने राबिया से नजर चुरा कर कहा, मिस रोजीना, ये तारुफ तो कुछ नामुकम्मल है। मेरा ख्याल है कि हम चलते हैं नीचे। राबिया ने जल के कहा, तुम इनसे अच्छी तरह मुतारिफ होके आ जाना। हाँ, अपना तारुफ भी करा देना तफसील से। नाज़ो ने लहजे की तलखी को झूठी मुस्कुराहट की मिठास में दबा दिया। बता देना कि तुम अभी गैर शादीशुदा भी हो, फिर इनसे भी पूछ लेना कि शादी हुई है या नहीं। नहीं हुई तो क्यों और कब तक इरादा है। वो हंस पड़ी। डरो नहीं, मैं इनको हथियाने का कोई इरादा नहीं रखती। वैसे इतनी कमजोर तुम भी नहीं नजर आती कि तुम्हारे कैदी आसानी से छूट जाए। हमने किसी को बंद नहीं कर रखा है। नाज़ो चिटक के बोली, जो काम तुम कर सकती हो वो हमारे बस का नहीं है। राबिया ने सारी लाया। हमारी फिक्र मत करो तुम। वो फिर हंसी। सब बीवियां इसी तरह खुद को तसल्ली देती रहती हैं कि उन्हें किसी से खतरा नहीं है। वो अपने घर में बहुत महफूज हैं क्योंकि उनके शोहर बड़े वफादार हैं। हकीकत तो मैं जानती हूँ ऐसे शोरों की। मैंने सख्त लहजे में कहा, इन फजूल बातों का मकसद क्या है मिस रोजीना? तुम्हें भी खुश फहमी है कि तुम हकीकत जानती हो, इसलिए कि तुमने आज तक अकबर खान जैसे लोगों का शिकार किया है जो खुद शिकारी होते हैं, हवस के शिकारी जो दौलत का जाल लिए फिरते हैं, और तुम जैसी औरतें कैद हो के भी खुद को फरेब देती हैं कि उन्होंने हुस्न के जाल में एक और काठ का उल्लू पकड़ लिया है। गालिब ने कहा, यार सिकंदर, किसको समझा रहे हो? ये फलसफा क्यों वक्त जाया कर रहे हो? रोजीना ने शरीर नजरों से राबिया और नाज़ो की तरफ देखा। बस कुछ गलत वक्त पर और गलत जगह मिले हो, वरना मेरे साथ तुम्हें जिंदगी के हसीन तरीन लम्हात मिलते। राबिया तो खून के घूंट पी के रह गई, अगर नाज़ो बर्दाश्त ना कर सकी। उसने नफरत और अकारत से कहा, कैसी बेशर्म है। रोजीना की हंसी उसे मजीद मुश्तइल कर सकती थी, चुनाचे मैंने फौरन सूरत को संभाल लिया। अकबर खान कहाँ है? उसने कंधे उचकाए। मुझे क्या मालूम, होगा किसी दूसरी रोजीना के पास। झूठ मत बोलो, वो अंदर है। मैंने सख्त लहजे में कहा, ना तुम मेरे गैरतमंद शोहर हो और ना मैं तुम्हारी बेवफा बीवी के अंदर गैर मर्द को छुपा रखा हूं, मगर तुमसे कहूं कि कोई नहीं है, वह मैं तुम्हारा। उसने पुरखौफ आवाज बना के कहा और फिर खुद ही हंस पड़ी। वो होता मेरे साथ तो मैं दिखा देती तुमको। शर्मो हया उसके लिए कोई चीज ना थी। मैं अंदाजा कर सकता था कि उसकी बात का राबिया और नाज़ो पर क्या असर हुआ होगा, क्योंकि खुद मेरे कान गर्म होने लगे थे। गालिब ने कहा, अभी हमने आवाज सुनी थी उसकी। जरूर सुनी होगी, अभी तो फोन आया था उसका। कह रहा था कि मैं रात को शायद ना आऊं, ना आए मेरी बला से। मैंने कहा, वो टेलीफोन की आवाज नहीं थी। रोजीना घूम गई। वो देखो, इस फोन का रिसीवर नहीं उठाना पड़ता। जब कॉल आती है तो मैं एक बटन दबा देती हूँ और स्पीकर बोलने लगता है। इस बात ने मुझे कायल नहीं किया। आदमी की असल आवाज में और किसी टेलीफोन के स्पीकर से सुनाई देने वाली आवाज में बहुत फर्क होता है। उसने बाजू फैला दिया। आओ देख लो अंदर आके।
वैसे भी तुम अकबर खान के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो। यहाँ जो मेहमान होते हैं वो सब बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं, मेरी तरह। वो तलखी से हंसी। किसी तज़ब्ज़ुब के बगैर मैं अंदर चला गया। वो दरवाजे में से हटने पर आमादा ना थी और महज राबिया को जलाने के लिए ये चाहती थी कि मैं उसके जिस्म को दबा के अपने लिए रास्ता बनाऊं, मगर मैंने उसे एक हाथ से धकेल कर अंदर कर दिया। वो लड़खड़ाई और फिर हंसी। उसकी हंसी का इज़्तिरारी अंदाज बताता था कि उस पर थोड़ा बहुत शराब का नशा गालिब है। अकबर खान की अदम मौजूदगी का यकीन करने के अलावा मैं ये देखना चाहता था कि मेरी आवाज़ का केस्ट किसने रिकॉर्ड किया था और कौन सुन रहा था। अगर किसी तरह वो केस्ट मुझे मिल जाता तो हम सब की परेशानी का एक बहुत बड़ा सबब बाकी ना रहता।